चलें जी, आगे जी 85 अटैचमेंट। अटैचमेंट की जाएगी उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अटैचमेंट है कि जी वो कलेक्टर खुद अपने कब्जे में ले लेगा, खुद मैनेज करेगा, या नीचे वो कोई अपना एजेंट वगैरह रख लेगा और उसको उससे मैनेज करवाएगा। कहता है द कलेक्टर में इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द सेल ट्रांसफरिंग अंडर 84। ठीक है, कहता है कि जी 84 के तहत वो किसी को ट्रांसफर करने की बजाय 84 के तहत वो किसी को ट्रांसफर करने की बजाय क्या करेगा? ठीक है, वो कर सकता है ट्रांसफर इन लैंड काज, या तो वो 84 के तहत ट्रांसफर करेगा, या काज सच होल्डिंग बी टेक अटैच्ड एंड टेकन अंडर हिज ओन मैनेजमेंट और एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम। ठीक है, या फिर उसको अटैच कर लेगा और अपने पोजेशन में ले आएगा। ठीक है, अपनी मैनेजमेंट में ले आएगा, या कोई नीचे अपना एजेंट कर लेगा, वो उसको मैनेज करेगा। ठीक है, आगे कहता है द कलेक्टर ऑन द एजेंट शैल बी बाउंड। द कलेक्टर or agent shall be bound by the law by all engagements which exist between the defaulter and his tenants, if any, shall be entitled to manage the land and receive all rent and profit accrue therefrom the exclusion of defaulter until areas has been satisfied, या until collector restore the land to defaulter। ठीक है, कहता है जब आपका वो आ जाएगा, जमीन अटैच कर लेगा, तो क्या होगा? कलेक्टर या एजेंट वो बाउंड होगा, वो सारा बाउंड होगा, जो कि शेल बी इंटाइटल टू मैनेज, वो लैंड मैनेज करेगा, और तमाम रेंट और प्रॉफिट जो उस जमीन से आएगा वो खुद रखेगा, जब तक उसके एरियाज जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या जब तक वो जमीन जो है वो रिस्टोर नहीं होती कलेक्टर को, और डिफॉल्टर को वो खुद रिसीव करेगा आपका मैनेजर या कलेक्टर। आगे कहता है आपका ऑल सरप्लस of land attached beyond the cost of attachment and management, all surplus of land attached beyond the cost of attachment and management and amount necessary to meet the current demand of for land revenue and rate cess shall be applied in discharge of area, shall be applied for discharge of एरियाज के। मतलब जितनी भी आपका सरप्लस होगा, सरप्लस मतलब जो मुनाफा होगा, ठीक है, उस जमीन से जितनी भी मुनाफा होगा वो डिफाल्टर को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, वो उससे वो एरियाज पे होते रहेंगे। ठीक है, जब एरियाज कंप्लीट हो जाएंगे वो जमीन वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि जी वो कुछ ज्यादा हो गए तो वो डिफाल्टर को देने लग जाए, नहीं, वो उससे एरियाज पे सेटिस्फाई करेंगे, जब एरियाज कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएंगे वो जमीन वापस हो जाएगी। कहता है लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड फॉर द सेम एरिया ऑफ लॉन्गर टर्म 5 years। एक ही मतलब जैसे मिस लुबना ने 5,000 देने थे, उसके लिए जो उनकी ज़मीन अटैच की जाएगी वो 5 साल से ज़्यादा नहीं अटैच कर सकते। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया आगे कि जी 5 साल के लिए अटैच किया है तो ज़रूरी नहीं है कि लाजमी 5 साल होंगे, जब वो एरियाज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जब वो एरियाज आपके बड़े पूरे हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो ज़मीन भी रिलीज कर दी जाएगी। The land shall be released and surplus received if any be handed over to profit। जैसे देखें 5 साल के लिए अटैच किया है मिस लुबना की लैंड को, और 2 साल में जो है वो जमीन पैसे पूरे हो गए, बल्कि 2 साल में पैसे भी पूरे हो गए और आपका मजीद जो है कोई 2,000 बच भी गया है,
तो वो जमीन भी 2 साल बाद में वो वापस कर दी जाएगी जैसे वो पूरे हुए हैं, और जो बकाया 2000 बच गए थे वो भी वापस डिफॉल्टर को दिया जाएगा, मतलब लैंड ओनर को दिया जाएगा, मालिका को दिया जाएगा। आगे 86 के अनलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग कहता है व्हेन एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू बीन हैज बीन ड्यू फ्रॉम लैंड लॉन्गर पीरियड देन 1 ईयर। अब एरिया जो है वो एज बी ड्यू वो 1 साल से ज़्यादा होते हैं। दी फारगोइंग प्रोसेस डीम नॉट सफिशिएंट फॉर दी रिकवरी ऑफ लैंड। और उनको लगता है कि जी ये जो हमने पीछे अटैच फारगोइंग प्रोसेस है, जैसे हमने अटैच किया है या ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, ये इससे जो है वो पूरी नहीं होगी, ज़मीन पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगा, दी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इन एडिशन और इंस्टेड ऑफ एनी और these process order the existing assessment of holding in respect of which near area is due to be annulled, areas is due to be annulled। ठीक है, सिंपली वो कहता है कि जी आपका जो पहले का रेट होगा वो अनल कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले का रेट जो होगा वो आपका अनल कर दिया जाएगा, मतलब जो आपका अनल रेट पहले ले रहे थे सपोज के 1/4, तो उसको अनल करके रेट चेंज कर देंगे, रेट चेंज कर देंगे। आगे कहता है दी provision of this section shall not put in force in land revenue until while land in attachment under 85। अगर वो सपोज के 5 साल के लिए है तो 85 के तहत है तो उसमें ये रेट अनल नहीं होंगे। इसी तरह आपकी वो ज़मीन जो है वो उसको गार्डियन कोर्ट ने चार्ज ले लिया है, उस ज़मीन को गार्डियन कोर्ट ने चार्ज ले लिया तो फिर भी रेट वो अनल नहीं होंगे, फिर भी वो रेट अनल नहीं होंगे। ठीक है, आगे कहता है दी असेसमेंट ऑफ एनी लैंड हैज बीन अनल्ड अंडर सबसेक्शन 1 द कलेक्टर में इन प्रीवियस सेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैनेज द लैंड either himself or through agent or let any person willing to accept form the term and the such continuous condition and sanction by there। ठीक है, वो कहता है कि कलेक्टर जो है वो आपका वो प्रॉपर्टी वो जब रेट अनल हो जाएंगे खुद भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, या फिर एजेंट को देगा या किसी दूसरे पर्सन को दे देगा जो विलिंग हो कि जी आप इसको मैनेज करें और इससे जो है वो रेवेन्यू वगैरह वसूल करके कमा के जो रेवेन्यू है वो हमें दे। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द टर्म फॉर विच लैंड में बी सो मैनेज्ड या फॉर्म्ड not later than longer than the 10 years from the commencement of from the next years। वो जो आप अनल करेंगे वो आपकी 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा। वो जो अनल करेंगे वो 10 साल से ज़्यादा, मतलब जो फर्दर आप मैनेज करेंगे वो आप 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा। आगे कहता है सम टाइम बिफोर द expiration of the term या core collector determine the assessment in respect of holding a reminder the terms the district collector tehsil assessment has been sanctioned the board of revenue shall announce it the landowner। ठीक है, वो कहता है कि जी आपका एक्सपायरी बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ सर मतलब 10 साल से करने से पहले, ठीक है, वो 10 ईयर जो है वो एंड होने से पहले, ठीक है, वो 10 साल कंप्लीट होने से पहले द कलेक्टर शैल डिटरमाइन द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग एंड द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ करंट असेसमेंट ऑफ district when assessment has sanctioned and shall announce it to the lender। ठीक है, अब वो कहता है कि 10 साल से पहले वो जो कलेक्टर है उस जमीन को असेस करेगा और उसको मजीद जो कोई चेंज है तो वो कर सकता है, रेट चेंज कर सकता है, और जो रेट चेंज करेगा वो आपके लैंड ओनर को बता देगा कि जी पहले आप दे रहे थे 1/4 तो अब आपने इतनी देना है, आप आपने 1/3 देना है या 1/2 देना है, जो भी रेट होगा वो उसको अनाउंस किया जाएगा। द लैंड ओनर में गिव द नोटिस टू कलेक्टर फॉर रिफ्यूजल टू लेबल द असेसमेंट विद इन 30 days।
अब कह देता है कि जी सपोज के कलेक्टर ने कहा कि जी अब आपने 1/3 देना है, तो वो लैंड ओनर कह सकता है कि जी नहीं मैं इतनी नहीं पे कर सकता, मैं इतनी नहीं पे कर सकता। ठीक है, फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच असेसमेंट अनाउंस्ड। आगे कहता है इफ नोटिस सो गिवन द कलेक्टर विद प्रीवियस सेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टेक द होल्डिंग अंडर हिज डायरेक्ट मैनेजमेंट एंड or form in the remainder terms current and district तहसील and period for which board of revenue may fix। ठीक है, कि जब वो कहेगा कि जी मैंने नहीं देने, तो फिर वो कलेक्टर जो है वो ज़मीन अपनी मैनेजमेंट में ले आएगा उस टर्म्स के लिए जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्स करेगा। सिंपली हम पीछे जो हमने पढ़ा ना कि पीछे तो ट्रांसफर कर देते हैं 15 साल के लिए, यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी असेसमेंट में ले आता है। 84 के तहत वो अपनी जो अटैचमेंट में ले आता है 5 साल के लिए वो करते हैं। लेकिन वो कहता है आगे 86 में कि उनको लगता है कि जी 5 सालों में जो है ना ये जिस रेट से हम चल रहे हैं लैंड रेवेन्यू पूरा नहीं होगा, तो फिर वो उसको अनल करके फिर वो रेट भी चेंज कर देते हैं और आपका थोड़ा पीरियड भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब पीरियड चेंज करते हैं तो वो उसमें जो रेट चेंज करते हैं तो वो आपका जो ये लैंड ओनर है उसको नोटिस दिया जाता है। लैंड ओनर फिर की मर्जी है, उसको चाहे तो वो चेंज करवा सकता है। वो कहेगा कि जी मैंने इतनी नहीं पे करना। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो कलेक्टर वो आपकी मैनेजमेंट वो जमीन अपने मैनेजमेंट ले आते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सेंक्शन लेती है कि जी हमने बताया कि जी कितनी अरसे के लिए हमने इसको अपने पास रखना है। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक टर्म फिक्स कर देते हैं कि जी इतनी देर के लिए आपने अपने पास रखना है। ठीक हो गया। आगे कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट दैट एनी कंट्रैक्ट मेड बाय डिफॉल्टर by any person through whom defaulter claim which with respect to the land comprise the holding which assessed has been made shall not bind the collector on adjourn during the period remain hold। ठीक है, अब कहता है कि जी अगर डिफॉल्टर ने जो है कोई कंट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, डिफॉल्टर ने कोई करेक्ट की कंट्रैक्ट किया हुआ है उस जमीन के हवाले से। ठीक है, whatever may direct that contract made by defaulter or by person whom it claims with respect to land so annulled shall not binding। अगर कोई डिफॉल्टर ने वही जमीन किसी को दी है या कोई किसी के साथ कंट्रैक्ट किया है तो वो आपका कुलेक्टर पे बाइंड नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि जी कुलेक्टर की मैनेजमेंट में है और डिफॉल्टर उस जमीन को सेल कर दे आगे फिर किसी को दे दे और वो उस पे इफेक्ट नहीं होगा, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। आगे कहता है आपका 85 सिंपली 86 में जो बताया गया है कि जी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेट अनल किए जा सकते हैं और उसमें रेट भी अनल किए जा सकते हैं और टेन्योर भी अनल किया जा सकता है। ठीक हो गया। और उस दौरान जो अगर कोई डिफॉल्ट लैंड ओनर कोई कंट्रैक्ट करता है तो वो आपका कलेक्टर पे बाइंडिंग नहीं होगा, कलेक्टर पे बाइंडिंग नहीं होगा। आगे 86 कहता है when any land is attached under 686 या when land has been annulled 80 85 के साथ अटैच की गई है और अनल किया गया 86 के तहत और फिर भी कलेक्टर क्या करेगा 86 द कलेक्टर शैल मेक प्रोक्लेमेशन करेगा। आगे कहता है नो पेमेंट made by person to defaulter before making the proclamation on the count of rent or any other assets in anticipation as the usual term for the payment without the previous sanction of collector be credited to the person or relieve him from the liability to make payment to collector or agent। देखें वो कहता है कि जी जब ये अटैचमेंट हो गई है, ठीक है, आपकी ज़मीन मिस लुबना की ज़मीन को कलेक्टर ने अटैच कर लिया है, ठीक है, या रेट अनल हो गए, तो सपोज कि मिस लुबना के ये राना हारून साहब ने उस ज़मीन का कोई ठेका देना था मिस लुबना को, सपोज के 10,000 देना था, तो वहाँ पे कहा जाएगा कि जी अब आपने मिस लुबना को वो ठेका नहीं देना। मतलब उस ज़मीन का जो भी
किराया है, जो भी उसकी प्रोड्यूस है, कुछ भी उस जमीन से रिलेटेड है, तो वो आपने डिफाल्टर को नहीं देना, कलेक्टर कहेगा कि नहीं, वो कलेक्टर को देना है या आपने एजेंट को देना है, या जो मैनेज कर रहा है कलेक्टर के कहने पे एजेंट, उसको देना है। और ये समझा जाएगा कि जैसे आपने पेमेंट कर दी है मिस लुबना को, जैसे आपने मिस लुबना को कर दिया है। ठीक हो गया। आगे कहता है ये वो दो में, नो बिफोर द मेकिंग ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन से पहले वो कहता है कि जी कोई अगर पेमेंट देनी है तो वो आपने नहीं देनी। आगे कहता है कि जी नो पेमेंट मेकिंग दी प्रोक्लेम, नो पेमेंट मेड आफ्टर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो आपका वो पहले है और ये आपका बाद में है। ठीक है, नो पेमेंट मेड आफ्टर द प्रोक्लेमेशन रेंट और अदर सेंस, वो किसी को मतलब उसको जिसको मतलब वो कहा जा सकता है कि जी मतलब नोटिफिकेशन के बाद कोई पेमेंट बनती है, ठीक है, तो वो भी आपने जो है डिफाल्टर को नहीं देना, आपने कलेक्टर को देना है, ये समझा जाएगा जैसे आपने पेमेंट इनको कर दी है। इसका वो तरीकेकार आपने पीछे भी देखा था कि 88 जो है सीआरपीसी, 88 सीआरपीसी, उसमें भी कहा गया कि जी अटैचमेंट कैसे होती है। अटैचमेंट कहता है कि जी अगर आपकी असल प्रॉपर्टी किसी के पास है, ठीक है, सपोज कि मिस लुब्रा ने कोई चोरी की है, सपोज मिस अरीशा ने कोई चोरी की है और इसको अब्सकॉन्ड कर दिया गया 87 के तहत, अश्तियारी हो गई है, तो इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। इनकी अटैच कैसे हो सकती है प्रॉपर्टी, या तो वो इनके प्रॉपर्टी पोजेशन में लेके, या रिसीवर पॉइंट करके, या फिर जिनके पास इनकी प्रॉपर्टी है उनको डायरेक्शन किया जाएगा कि जी प्रोहिबिशन आर्डर होगा कि जी आपने ये प्रॉपर्टी मिस रीशा को नहीं देना। ठीक है, ये मिस रीशा को प्रॉपर्टी नहीं देनी और फलां पर्सन को देनी है, तो वो भी अटैचमेंट में आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जी उसको कहा जाता है कि जी अब आपने ये इसका जो पकाया जाता है वो असल लैंड ओनर को नहीं देना, अपने कलेक्टर को देना है। लास्ट वन है 88 के, अब प्रॉपर्टी उनकी जो 5 एकड़ है वो सेल कर दी जाएगी। कहता है व्हेन एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू अक्रूड आफ्टर फॉरगोइंग प्रोसेस नॉट सफिशिएंट फॉर द रिकवरी thereof, के मतलब पीछे जो हमने पढ़ लिया है कि जी अटैचमेंट या ट्रांसफर या पीछे सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इससे पेमेंट नहीं होती, तो फिर क्या होगा, फिर कलेक्टर क्या करेगा, इजाजत लेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल प्रोसेस सब्जेक्ट टू दी फॉरगोइंग सेल दी होल्डिंग, क्या करेगा, होल्ड सेल दी होल्डिंग इन विच एज बिकम ड्यू, वो होल्डिंग सेल करेगा जो आपकी जिस पे लैंड रेवेन्यू बनता है। सपोज के 5 एकड़ है मिस लुबना के, उस पे लैंड रेवेन्यू बनता है, तो वो लैंड रेवेन्यू सेल की जाएगी 88 के तहत, वही जमीन सेल की जाएगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द लैंड शैल नॉट बी सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। आगे कहता है इन सिचुएशन में लैंड सेल नहीं की जाएगी। ठीक है, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू व्हेन लैंड रेवेन्यू अंडर द चार्ज ऑफ कोर्ट। ठीक है, जो क्या है आपकी अंडर द चार्ज ऑफ अंडर द चार्ज ऑफ जो लैंड वाज अंडर द चार्ज ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट के कब्जे में है। ठीक है, और या और area has become accrued after of land which is, ठीक है, ऐसी कोई जमीन सेल नहीं की जाएगी रिकवरी के लिए जो आपकी चार्ज उसके ऊपर है, या जो कि एक्रू है, जो कि अटैच कर लिया 85 के तहत। ठीक है, उसको आपका सेल नहीं किया जाएगा। या एरियाज बिकम, या द एरियाज हैज बिकम accrued डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टर अंडर द 86, जो 86 में है उसको भी सेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, 86 में है उसको भी सेल नहीं किया जाएगा। ठीक है,
मतलब 85 में जो है उसको भी सेल नहीं किया जाएगा, या जो चार्ज कलेक्टर की गार्डन कोड की कोड चार्ज में आ जाता है उसको सेल नहीं किया जाएगा, या ये जो 86 में है इसको भी चार्ज सेल नहीं किया जाएगा। आगे कहता है आपका 89 इफेक्ट ऑफ सेल। सिंपली हमने 89 वो पढ़ा है कि जी आपका इफेक्ट ऑफ इनकम्बरेंस, सेल ऑन इनकम्बरेंस। सपोज कि मिस लुबना के जो 5 एकड़ हम सेल कर रहे हैं उस पे कोई इनकम्बरेंस है। इनकम्बरेंस हमने पीछे पढ़ा था सेक्शन 4 सब सेक्शन 8। क्या है इनकम्बरेंस? इनकम्बरेंस के चार्ज लायबिलिटी ऑन लैंड, चार्ज या लायबिलिटी ऑन लैंड, चार्ज या लायबिलिटी ऑन लैंड के उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो मिस लुबना के 5 एकड़ जो हम सेल कर रहे हैं उस पे इन्होंने कुछ लायबिलिटी देनी है या कोई चार्ज देना है, ठीक है, कोई पेमेंट देनी है, ठीक है। कहता है लैंड सोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 88 shall be sold free of all encumbrance, ठीक है। वो जो सेल की जाएगी फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंस, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ऑल ग्रांट्स एंड प्रीवियसली मेड बाय पर्सन अदर देन दी परचेजर, ठीक है। जो मतलब ओनर के जो होंगे आपका मतलब मिस लुबना ओनर है, उसके जो पहले इनकम्बरेंस है या उसने कोई कंट्रैक्ट किया है, ग्रांट किया है, उससे फ्री होके वो आपका सेल किया जाएगा। हाँ, परचेजर कोई ग्रांट करता है तो उसको एक्सेप्शन हासिल है, वरना बाकी जो करेंगे तो उससे वो फ्री होगी, ठीक है। एंड द परचेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड बिकम वाइड एज अगेंस्ट द परचेजर ऑफ सेल, ठीक है। और बाकी जो कंट्रैक्ट ग्रांट होंगे वो आपके परचेजर के अगेंस्ट वाइड होंगे। मतलब जो परचेजर कहे, परचेजर जमीन ले ले, बाद में पता चले कि जी मिस लुबना ने तो 5 लाख बैंक को देना है उस 5 एकड़ का, तो उस पे परचेजर का कोई अमल दखल नहीं होगा। वो जो होगी वो समझा जाएगा कि वो फ्री थी, वो फ्री थी, उस पे कोई परचेजर का कोई वो नहीं है। ठीक हो गया। आगे कहता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट एनी फेयर रेंट टेम्पररी और परपेचुअल इलेक्शन डिवेलिंग और फैक्ट्री माइन गार्डियन कनाल वर्शिप बोरियल ग्राउंड्स या अदर कंटिन्यू प्रपोज टू बी स्पेसिफाइड इन लैंड्स। हाँ, इस पे ये फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई आपका कोई फेयर रेंट है या कोई आपका माइन है, गार्डन है, तो उस पे ये सेक्शन 89 में वो फैक्टर नहीं करेगा। मतलब ये इस पे फॉलो किया जा सकता है, कोई फेयर रेंट है तो वो पे किया जा सकता है। या एनी इनकम्बरेंस ग्रांट कमिश्नर सेटिस्फाइड इंटर इन गुड फेथ, अगर वो एंड प्रोक्लेम्ड इन गुड फेथ एंड इज प्रोक्लेम्ड हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड। हाँ, आगे कहता है कि जी अगर कोई हुई है, कोई ग्रांट है, गुड फेथ में किया गया और कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस वो भी उनको फॉलो किया जा सकता है। 89 क्या है, जनरल रूल क्या है कि जो जमीन सेल की जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब फ्री ऑफ इनकम्बरेंस होगी। उस पर यही समझा जाएगा कि कोई चार्ज नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई थी तो वो परचेजर पे कोई फैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये जनरल रूल है। उसकी एक्सेप्शन है कि हाँ उस पर कोई फेयर रेंट है तो वो पे किया जा सकता है, ठीक है। वो कोई फेयर रेंट है तो वो कोई पे किया जा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि जी हाँ आगे कोई अगर गुड फेथ में कोई कंट्रैक्ट किया गया है, ग्रांट की गई है गुड फेथ में, तो वो भी हम पे कर सकते हैं, वो भी हम पे कर सकते हैं। आगे है 90 के मिस लुबना के जो 5 एकड़ जरिए राजी जिस पे लैंड रेवेन्यू बनता था वो सेल कर दिए, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, तो फिर इनकी जो जाती प्रॉपर्टी है वो सेल की जा सकती है। कहता है कि जी आपका
if कहता है if areas cannot become recovered, if areas cannot be recovered by any of the process here and after provided, collector may where defaulter own any holding, any other holding। अब डिफॉल्टर की जो है ना कोई दूसरी होल्डिंग है जिसपे एरियाज थे, मतलब वो जो जरी जमीन थी 5 एकड़, वो तो समझ ले सेल हो गई, उसके अलावा कोई और होल्डिंग है, और एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई और आपकी जो मतलब प्रॉपर्टी, जैसे उनका कोई घर है, ठीक है, उनका कोई घर है, इनकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो proceed under this act against the property as if it was the respect of lawyers burden of review, ठीक है, उनको भी सेल किया जा सकता है, ये समझा जाएगा जैसे इन पे भी इन्होंने लैंड रेवेन्यू देना है। पीछे हमने पढ़ा था ना कि 74 में कि जी वो जो आपकी है, आपकी और मतलब जमीन और लैंड ओनर दोनों लायबल होंगे पेमेंट के। अब वो जमीन जिस पे लैंड रेवेन्यू देना था उसको सेल भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो प्रोड्यूस है वो भी कर सकते हैं। अब वो कहता है वो भी हमने प्रोसेस कर लिया है, वो भी आपका मतलब सेल हो गई है, उसके बाद कोई और प्रॉपर्टी है तो उसको भी सेल किया जा सकता है, उसके ऊपर भी यही 80 से 89 तक प्रोसीडिंग कर सकते हैं। और जब करेंगे तो ये समझा जाएगा जैसे इनके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू देनी है। सपोज कि मैडम लुबना का एक घर बाकी बचता है तो उस पे भी उसको भी सेल किया जा सकता है, ये समझा जाएगा कि जैसे घर भी आपकी ऐसी जमीन थी जिस पे लैंड रेवेन्यू देना था। Provided that no interest save those defaulter alone shall be proceeded against, and no encumbrance created grant made to the contract enter into him in good faith shall be rendered invalid by the reason of interest being proceeded against। ठीक है, कहता है नो इंटरेस्ट those the defaulter alone shall be proceeded against, and no encumbrance created grant made या enter into in good faith shall be rendered invalid by the reason of interest so pleaded। कहते कि जी अगर आपका कोई ग्रांट इनकम्बरेंस या कंट्रैक्ट है, ठीक है, तो जो गुड फेथ में किया गया था वो इनवैलिड नहीं होगा। सपोज के उस घर में वो मिस लुबना ने उस घर को सेल कर दिया किसी के, ठीक है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होगा। आगे कहता है दो कि when the collector decide the proceed under this section against immovable property other than the land which is due, he shall issue proclamation। वो क्या करेगा, वो प्रोक्लेमेशन शुरू करेगा, इशू प्रोक्लेमेशन प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर और चार्जिंग दी प्रॉपर्टी, ठीक है, वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा कि उसमें डायरेक्शन देगा कि जी अब मिस लुबना ये अपने घर किसी को आपने ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, ये घर अपना जो जिस पे हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं ये अब किसी को सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकती। आगे कहता है द कलेक्टर में एट एनी टाइम बिफोर द ऑर्डर इन राइटिंग विथड्रॉ द प्रोक्लेमेशन एंड शैल withdraw the proclamation and shall be deemed to withdrawn either areas has been paid या interest of defaulter has been sold the recovery of areas। कहता है कि जी आपका ये प्रोक्लेमेशन विड्रॉ भी किया जा सकता है, और ये जब विड्रॉ करेगा तो ये समझा जाएगा कि जैसे एरियाज पे हो गए, जैसे एरियाज पे हो गए हैं। आगे कहता है एनी प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन डिफॉल्टर whether sale, gift, mortgage, or otherwise made after the issue of proclamation or withdrawal before the withdrawal shall be void। देखें, प्रोक्लेमेशन की है मिस लुबना को कि जी अब आपने घर ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, आपने ये 92 के तहत 90 सबसेक्शन 2 के तहत प्रोक्लेमेशन की कि आपने ट्रांसफर नहीं करना। उस प्रोक्लेमेशन के बावजूद
मैडम लुबना ने ये घर किसी को सेल किया है, गिफ्ट किया है, या मॉर्गेज किया है, या किसी दूसरे कंट्रैक्ट में दिया है, तो वो कंट्रैक्ट वाइड होगा। ठीक है, वो कंट्रैक्ट वाइड होगा। आगे आगे कहता है, if proceeding against property under this section, the collector in proceeding, the collector shall follow the nearly the nature of property may admit any procedure prescribed for the enforcement of process against the land which land of revenue is due। तो इस प्रॉपर्टी पे भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो बाकी पुरानी पिछला ऐसी जमीन पे था जो उस पे लैंड रेवेन्यू हम ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये है आपका एजेस ऑफ लैंड रेवेन्यू का तरीका का। ठीक है, एजेस ऑफ लैंड रेवेन्यू लेने का तरीकेकार सिंपली हमने यही, इसको आपने देखना, डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ आपने स्टार्ट यही देख लेना है। ठीक है, कि आपका 80, ठीक है, 80 में टोटल प्रोसीजर बता देता है कि जी सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटिस करना है। ठीक है, फिर आपने अरेस्ट एंड डिटेंशन करना है 20 नोटिस के 20 दिन बाद। ठीक है, नोटिस के 20 दिन बाद उसको का नोटिस किया जाएगा तो उसको कहा गया जाएगा कि आपके पास 20 दिन है, आप पेमेंट करें। ठीक है, आपके पास पेमेंट करें, 20 दिन है, आप पेमेंट करें। उस नोटिस के 20 दिन बाद आपका उसको क्या किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा। नोटिस के 20 दिन बाद अरेस्ट करेगा तो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट जो है उसको 10 दिन तक रख सकता है, और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड जो है उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए रख सकता है। उसके बाद भेज दिया जाएगा कलेक्टर को। कलेक्टर के पास जाएगा तो कलेक्टर उसको डिस्ट्रिक्ट जेल भेज देगा 1 माह के लिए, लेकिन उस दौरान पेमेंट कर देता है तो उसको फिर रिलीज कर दिया जाएगा। उस पेमेंट कर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सी है कि 83 में अगर नहीं करता तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी जो फसलें वगैरह है वो सेल की जा सकती हैं। 84 के तहत उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी जाती है किसी लैंड ओनर को, किसी दूसरे लैंड ओनर को ट्रांसफर कर दी जा सकती है। 85 है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जा सकता है, मैनेजर वो कलेक्टर खुद अटैच कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले आएगा। ठीक है, 86 है कि जी रेट अनल कर सकता है, टाइम पीरियड अनल कर सकता है, न्यू लगा सकता है। 88 जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी जाएगी जिस पे लैंड रेवेन्यू बनता है, जिस पे लैंड रेवेन्यू बनता है। आगे कहता है जिस लैंड रेवेन्यू पर बनता है उससे भी अब उसकी प्रॉपर्टी से भी पूरा नहीं हो सकता, तो फिर आगे जो है 90 के तहत उसकी जो बाकी प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जा सकता है। ये है आपका यहाँ तक